हेलो एवरीवन। हमने अपने पिछले वीडियो में ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था एंड आज हम बैलेंस शीट को समझने वाले हैं। अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जर्नी को आगे कंटिन्यू करते हुए समझेंगे आज की बैलेंस शीट क्या होती है, क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, ये सब समझेंगे। ओके, सो आई वेलकम यू ऑल टू माई चैनल। दिस इज श्रेजल। आई एम अ CA फाइनल स्टूडेंट। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं हम ये समझने से कि बैलेंस शीट होती क्या है। अब पहले हमने समझा था कि ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है। ये एक अकाउंट होता है, यानी इसमें एक डेबिट साइड होती है, एक क्रेडिट साइड होती है। बट बैलेंस शीट में ऐसा कुछ नहीं होता। ये होता है एक स्टेटमेंट। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट होता है। स्टेटमेंट मतलब क्या, ये मुझे रिपोर्ट कर रहा है। स्टेटमेंट मतलब रिपोर्ट। रिपोर्ट क्या कर रहा है कि मेरी असेट्स एंड लायबिलिटीज कितनी है एंड कैपिटल कितना है एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। इसको हम ब्रेक कर करके समझेंगे। तो ये वाला पोर्शन तो मैं आपको आगे आने वाली स्लाइड्स में समझाऊंगी डिटेल में कि ये मुझे एक स्नैपशॉट देने की कोशिश कर रहा है कि मेरे जो बिजनेस है उसमें असेट्स मेरे कितने हैं, लायबिलिटीज कितने हैं और कैपिटल जो मैंने लगाया था उसका क्या हाल चल रहा है आज की डेट में। अब इम्पॉर्टेंट क्या है समझना यहाँ पे सबसे पहले कि एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है। देखिए, जब ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ा था हमने तो उसमें लिखते थे हम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, यानी कि वो मुझे बताता है कि पूरे साल की एक मुझे वो बता देता है कि जैसे सेल्स मैंने लिखी, सपोज करिए 20 लाख रुपीज़। मैं आपको इधर शो करती हूँ एक बार। हाँ, सपोज करिए कि ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है और ये बनता है, इसकी हेडिंग हम ऐसे देते हैं हमेशा, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड वॉटेवर। ठीक है, जो भी ईयर होता है। तो अगर मैंने यहाँ पर सेल्स लिखी कि मेरी सेल्स है 20 लाख रुपीज़। ठीक है, तो अब ये 20 लाख क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक एक दिन जोड़ के इस साल का मेरी पूरी सेल्स इस पूरे साल की 20 लाख रुपीज़ हुई है। राइट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक मेरी सेल्स 20 लाख रुपीज़ हुई। एक एक दिन जोड़कर, आज 1000 हुई, कल मान लीजिए 10,000 हुई, फिर 11,000 हुई अगले दिन, ऐसे जोड़ जोड़ के मेरी पूरे साल की सेल बताता है, मुझे 20 लाख रुपए जर्नी बताता है इस सेल्स की। ठीक, लेकिन उसी जगह बैलेंस शीट क्या काम करती है। देखिए, ये एक बैलेंस शीट है और अगर मैं यहाँ लिख दूँ कैश इन हैंड 1000 रुपीज़, ठीक है, और ये हमेशा बनता है बैलेंस शीट एज एट मान लीजिए मैंने लिख दिया 31 मार्च 2023। तो मुझे ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि एज ऑन दिस डेट 31 मार्च 2023 अगर मैं जाकर अकाउंटेंट का ड्रॉर खोलकर देखूं तो उसमें मुझे 1000 रुपीज़ कैश मिलेंगे सिर्फ इस पर्टिकुलर डेट को। ठीक है, तो इसका इंपॉर्टेंस ये मुझे ये नहीं बताता कि जैसे 30 मार्च को कितना होगा या 29 मार्च को कितना रहा होगा, वो नहीं बताता। इट टेल्स मी अ बैलेंस एंड दैट टू ऑन दिस पर्टिकुलर डेट। आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मुझे एक अकाउंट की पूरी जर्नी बता रहा है, जबकि ये मुझे सिर्फ आज की डेट का हिसाब दे रहा है। ठीक है, ओके, तो ये इंपॉर्टेंट था समझना इसमें कि एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम की इंपॉर्टेंस क्या है यहाँ पर। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि ये प्रिपेयर होता है फ्रॉम रियल एंड पर्सनल अकाउंट्स, यानी कि डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ लेजर अकाउंट्स जो कि क्लोज नहीं हुए। इसको समझते हैं डिटेल में। अब हमें ये बात पता है कि जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था पिछली बार तो वो नॉमिनल अकाउंट से मिलकर बनते हैं। अब मैम नॉमिनल अकाउंट्स क्या होते हैं, तो मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ ऑल 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स जो पहले आपने पढ़े होंगे। तो सबसे पहले जो नॉमिनल अकाउंट जिनसे मैंने अपने ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए थे, ये होता क्या है, कोई भी ऐसे एक्सपेंसेस, रेवेन्यू जो मैंने अर्न करी या फिर कोई भी गेन्स या लॉसेस, ये सारे नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। ठीक है, और इन सब को क्लोज करा जाता है हर एक साल में। ठीक है, जैसे अगर मेरा सेल्स का अकाउंट है तो वो एक नॉमिनल अकाउंट है, इट वाज माय रेवेन्यू। ठीक, तो उसको मैं साल की शुरुआत में एक जीरो बैलेंस से हमेशा शुरू होता है वो। जैसे देखिए,
नॉमिनल अकाउंट्स क्या हुए कि सपोज करिए मैं आपको एक एग्जांपल से यहाँ पर बता रही हूँ कि मैंने बनाया अपना सेल्स अकाउंट। अब सेल्स अकाउंट जब मैं बनाऊंगी तो सारी की सारी जो मेरे पास पैसे आए या जो मैंने क्रेडिट पर भी सेल किया सारा इस साइड पर आएगा, ठीक है। यानी कि कैश में सेल किया तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स वो यहाँ पर आ जाएगा कैश, ठीक। या मैंने क्रेडिट पर सेल किया बाय राम, ठीक है, यहाँ पर सेल किया, या कोई भी और बाय आशीष, जो भी है मैंने जिनसे भी सामान लिए सामान जिनको भी बेचे वो सारे यहाँ पर आते जाएंगे। एंड फाइनली मैं यहाँ पर लिखूँगी टू बैलेंस, इनफैक्ट यहाँ पर आएगा टू ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में मैं इसको भेज दूंगी, इसका जो बैलेंस आएगा दिस इज द बैलेंस विच हैज़ बीन क्रिएटेड, ठीक है। यहाँ मैं टोटल किया था और यहाँ पर मेरा आ गया बैलेंस। अब इस बैलेंस को उठाकर मैं कहाँ पर ले जाऊँगी, ये जो मेरा बैलेंस आया ये उठकर चला जाएगा, देखिए कहाँ, जब मैं बनाऊँगी ट्रेडिंग अकाउंट तो आ जाएगा ये बाय सेल्स क्रेडिट साइड में, ठीक है। ये पूरा का पूरा जितना भी एडिशंस हुए यहाँ पर मेरा बैलेंस आया तो मान लीजिए आ गया 20 लाख रुपीज़, ठीक। तो ये यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद फिर क्या होगा, मैं यहाँ पे अपने बाकी डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओपनिंग स्टॉक परचेजेस और भी कोई जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो लिखूँगी। फिर यहाँ पर टोटल जब करूँगी तो मान लीजिए मेरा यहाँ पर आ गया ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन, ठीक। जो ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन होगा वो इस साइड पर होगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन, ठीक। ब्रॉड डाउन किया मैंने, फिर यहाँ पर मैंने अपने सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखे एंड फाइनली मान लीजिए मेरा आ जाता है नेट प्रॉफिट कैरी डाउन, ठीक। टोटल किया था इसको और आ गया नेट प्रॉफिट। अब इस नेट प्रॉफिट को मैं कहाँ पर लेकर जाऊँगी, देखिए ये है मेरा नेट प्रॉफिट। अब ये जाता है बैलेंस शीट में जाएगा अब ये, ठीक है। बैलेंस शीट के भी इस साइड सारे असेट्स आते हैं और इस साइड से आती हैं लाइबिलिटीज़, उसमें कैपिटल हम लिखते हैं। ये वो कैपिटल है जो मैंने अपने बिजनेस में लगाया था जिससे कि मेरा बिजनेस आगे बढ़े। जैसे सपोज़ करिए कि मेरा जो रेस्टोरेंट का बिजनेस था उसमें मैंने 1 लाख रुपए लगाए अपने फर्नीचर लेने में, कॉफ़ी मशीन लेने में, ये सारी चीज़ें मैंने लगाए, तो वही 1 लाख रुपए यहाँ पर लिखे जाते हैं। उसमें क्या ऐड किया जाता है, हर साल जो नेट प्रॉफिट हुआ वो ऐड किया जाएगा, या अगर नेट लॉस होगा तो वो माइनस कर दिया जाएगा। बिकॉज एवरी एंटरप्रेन्योर वांट्स टू नो कि मेरा अगर कैपिटल मैंने 1 लाख रुपए लगाया था तो उसमें जो प्रॉफिट आया वो भी इसमें री इन्वेस्ट हो जाता है। यानी कि अगर मुझे 10,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ तो मतलब उस 1 लाख को लगा कर मैंने 10,000 रुपये कमाए और उसको भी मैं इसी बिजनेस में आगे लगा दूंगी। यानी अब मेरे बिजनेस में टोटल 1,10,000 रुपये मेरे लगे हैं। 1 लाख वो जो मैंने स्टार्टिंग में कमाए थे और 10,000 वो जो मैंने अभी कमाए हैं इस पूरे साल में, उसको भी मैंने आगे बढ़ाने के लिए लगा दिया, ठीक। तो इसको हो जाएगा, ये मेरा नेट प्रॉफिट यहाँ ऐड हो जाएगा। अब आपको एक पूरी जर्नी समझ में आई कि जो सेल्स होता है ना, या सेल्स के अलावा भी आप समझ लीजिए कोई भी अकाउंट्स हो गए, जैसे मान लीजिए एडवर्टीजमेंट का अकाउंट हो गया, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, ऑडिट एक्सपेंसेस हो गए, या फिर कोई भी और तरीके के सैलरी, वेजेस एक्सेट्रा, जितने एक्सपेंसेस हैं या जितनी रेवेन्यूज़ हैं, जितने भी गेन्स या लॉसेस हो रहे हैं वो सारे के सारे मेरे नॉमिनल एक्सपेंसेस हैं, नॉमिनल अकाउंट्स हो जाएंगे। इनके जो भी अकाउंट्स खुलेंगे उनको नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। और उनको क्लोज करने के लिए मैं क्या करूँगी, इसी तरीके से बाकी भी सारे अकाउंट्स बनेंगे नॉमिनल अकाउंट्स, उन सब को क्लोज करने के लिए मैं यहाँ पर लिखूँगी और फाइनली नेट मेरा ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन जाएगा। उसका जो रिजल्ट आएगा उसको नेट प्रॉफिट या नेट लॉस बोला जाएगा और फाइनली उसको ट्रीट कर दिया जाएगा बैलेंस शीट में इन द कैपिटल, ठीक। ये अब एक और चीज़ इंपॉर्टेंट जो आपको समझनी चाहिए वो ये कि नॉमिनल अकाउंट्स जो होते हैं वो हमेशा ज़ीरो बैलेंस से स्टार्ट होते हैं, ठीक। यानी कि एक्सपेंसेस, रेवेन्यूज़, जितने भी इन सब चीज़ों के अकाउंट्स मैंने खोले वो हमेशा ज़ीरो बैलेंस से स्टार्ट होंगे। कोई भी आप उनका कभी भी ऐसा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन या बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन करके नहीं देखेंगे, हमेशा ज़ीरो बैलेंस से स्टार्ट होंगे। यहीं से जैसे बाय कैश, बाय राम मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और फाइनली इनका जो बैलेंस
ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जो भी बैलेंस इनका आता है ना, वो मैं इस साल के ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके चली जाती हूँ और उसको क्लोज कर देती हूँ उस अकाउंट को। इसीलिए जब अगले साल मैं फिर से ये अकाउंट बनाऊंगी सेल्स अकाउंट, तो वो सिर्फ उसी साल का पूरा ब्यौरा रिकॉर्ड करेगा, ठीक। और ट्रेडिंग अकाउंट भी इसीलिए फॉर द ईयर होता है हमेशा, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर होता है हमेशा, क्योंकि ये सिर्फ इसी साल की चीज़ें रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक। अब हम आते हैं अपनी स्लाइड पे वापस चलते हैं, क्योंकि हमें नॉमिनल अकाउंट्स तो अच्छी तरीके से समझ में आ चुके हैं। अब समझते हैं आगे। देखिए लिखा क्या है, प्रिपेयर्ड फ्रॉम रियल एंड पर्सनल अकाउंट्स। नॉमिनल समझ आ गया, रियल अकाउंट्स क्या होते हैं समझते हैं। देखिए मेरे बिजनेस में जो भी असेट्स होंगे वो सारे के सारे रियल अकाउंट उनके क्रिएट होते हैं। रियल अकाउंट भी दो टाइप के हैं, टैंजिबल रियल अकाउंट्स एंड इनटैंजिबल रियल अकाउंट्स। टैंजिबल रियल अकाउंट्स क्या होते हैं? द असेट्स विच आई कैन सी एंड टच विल बी नोन एज टैंजिबल रियल अकाउंट्स। जैसे मेरे जो फिक्स्ड असेट्स हो गए, यानी कि मेरी मशीनरी हो गई, मेरा फर्नीचर हो गया, या लैंड बिल्डिंग हो गया, इन सब चीज़ों को आई कैन सी एंड आई कैन टच, तो इसीलिए ये टैंजिबल रियल अकाउंट्स हो गए। फिर होते हैं इनटैंजिबल रियल अकाउंट्स, द सेकेंड टाइप। ये क्या होते हैं? विच आई कैन नॉट सी एंड टच, वो हो गए इनटैंजिबल, जैसे कॉपीराइट, पेटेंट, या फिर ट्रेडमार्क हो गया, गुडविल हो गई, ये सारी की सारी चीज़ें इनटैंजिबल रियल अकाउंट्स होते हैं, और इनका डिटेल भी हम आगे भी समझेंगे, ठीक। तो ये रियल अकाउंट समझ में आ गया। अभी पर्सनल अकाउंट्स क्या होते हैं? पर्सनल अकाउंट्स मतलब जो नेचुरल पर्सन्स के कोई भी अकाउंट्स मैं ओपन करूंगी वो सारे पर्सनल अकाउंट्स होंगे। राम, श्याम नाम से, इन जो नाम से किसी ओपन होंगे वो सारे पर्सनल अकाउंट्स हो गए। अब वो नाम ज़रूरी नहीं किसी नेचुरल पर्सन का ही हो, किसी आर्टिफिशियल पर्सन का भी वो नाम हो सकता है, किसी पार्टनरशिप फर्म का, किसी कंपनी के साथ मैंने कोई ट्रांजैक्शन किया, वो भी पर्सनल अकाउंट्स में ही आते हैं। अब एक थर्ड टाइप का भी पर्सनल अकाउंट होता है अपार्ट फ्रॉम नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, वो होता है पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। इसको मैं आपको ज़रा एग्जांपल देकर समझाऊंगी। ये मैं इसलिए समझा रही हूँ, हालांकि ये सब आप पढ़ चुके हैं, बट अभी समझाना, रिवाइज कराना इसलिए ज़रूरी ताकि आपको और क्लैरिटी आ जाए कि आखिर बैलेंस शीट किस टाइप के अकाउंट से बनती है। चलिए, तो अभी पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट समझते हैं। क्या होता है? अकाउंटेंसी का एक बेसिक रूल होता है अक्रूअल कॉन्सेप्ट। अक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? एक्सपेंसेस को मुझे रिकॉर्ड करना होगा व्हेन दे आर ड्यू, जब भी वो ड्यू हो जाए, चाहे मैंने उन्हें पे किया हो या नहीं किया हो। यानी कि एक्सपेंसेस अगर ड्यू हो गए तो रिकॉर्ड करने ज़रूरी हैं, वेदर पेड या नॉट पेड, ठीक। और रेवेन्यू जब अर्न कर ली तब रिकॉर्ड करनी ज़रूरी है, वेदर रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड, ठीक। इतनी सी बात समझ में आती है। ओके, ये मेरा बेसिक अक्रूवल कॉन्सेप्ट है। अब जो भी खर्चे मेरे ड्यू हुए और मैंने पे भी कर दिए, ड्यू एंड पेड, वो तो हो गए नॉमिनल अकाउंट, उनको चुपचाप से मान के मैं ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दूंगी। जैसे सैलरी इस साल ड्यू हुई और पे भी कर दी, तो वो तो नॉमिनल अकाउंट हो गया, और चुपचाप से इसको मैं सैलरी है तो पीएल अकाउंट में चला जाएगा, ठीक। अब और इसी ऐसे ही जो अर्न करी मैंने और रिसीव भी कर ली, वो भी एक नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा, और उसको भी मैं पीएल अकाउंट में ले जाकर क्लोज कर दूंगी, ठीक है। ये दोनों अकाउंट में जाकर ये दोनों ही पीएल अकाउंट में जाकर क्लोज हो जाएंगे, इनका तो टेंशन ही खत्म। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? प्रॉब्लम आती है जब ड्यू तो हुआ लेकिन पेमेंट नहीं हुआ, यानी सैलरी ड्यू हुई बट मैंने पेमेंट नहीं करी, तो इससे क्या होगा? मेरी एक लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। मेरी क्रिएट हो गई एक लायबिलिटी इस केस में। अब ये लायबिलिटी को मैं क्या नाम दूं? लायबिलिटी को नाम होगा आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, ठीक। और ये क्लोज भी नहीं हो पाएगा ऑन 31 मार्च 2023। क्यों क्लोज नहीं हो पाएगा? क्योंकि ऑब्वियसली मुझे इन लोगों को अभी पैसा देना बाकी है। अब ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट है ना, ये मुझे याद दिलाता रहेगा कि दीदी
ओ दीदी, आपको अभी इतनी पर्टिकुलर इस अमाउंट की सैलरी पे करना बाकी है, किसको? ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? उन अनपेड एम्प्लॉयज़ को, जिनको मैंने सैलरी अभी पे नहीं की है। अब क्योंकि ये अकाउंट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इन लोगों को, अनपेड एम्प्लॉयज़ को, एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स को, इसीलिए इसको बोला जाता है ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट होगा इसको बोलेंगे पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। ठीक, ये आपको समझ में आया होगा कि नॉमिनल अकाउंट और इसमें क्या फ़र्क है। वैसे ही आप इसी को ऐसा ही एग्जांपल अपनी रेवेन्यू के केस में भी ले सकते हैं कि कोई चीज़ अर्न हो गई लेकिन मुझे अभी मिली नहीं, तो उसका अकाउंट मैं क्लोज नहीं कर सकती। तो इसीलिए क्या होगा, ये जो अनपेड एक्सपेंसेस है या फिर जो ऐसी रेवेन्यूज़ हैं जो मैं रिसीव नहीं कर पाई अभी, ये जाकर मेरी बैलेंस शीट में खड़ी हो जाएंगी और मुझे ये दिखाती रहेंगी कि आपको इतना अमाउंट पे करना बाकी है, इतना अमाउंट रिसीव करना बाकी है। वैसे ही कभी कभी हो सकता है मैंने कुछ एक्सपेंसेस प्री पे कर दिए हों, मतलब पहले से पे कर दिए हो, यानी कि एडवांस दे दिया, तो वो मेरे असेट के रूप में खड़ी हो जाएंगी मेरी बैलेंस शीट में। और अगर कोई ऐसी रेवेन्यू है जो मैंने एडवांस में रिसीव कर ली तो वो मेरी लाइबिलिटीज़ की तरह से खड़ी हो जाएगी जाके बैलेंस शीट में। मतलब ऐसे अकाउंट्स, ऐसे पर्सनल अकाउंट्स, ये वो सब हैं जो क्लोज नहीं हो पाए, वो ही बैलेंस शीट में जाते हैं। जो क्लोज हो गए वो तो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं। हालांकि आप एक तरीके से देखिए तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो रिजल्ट होगा वो भी तो बैलेंस शीट में ही अल्टीमेटली जाएगा, तो सब कुछ जाकर फाइनली बैलेंस शीट में ही मिल जाना है। ठीक, चलिए, आपको आई होप ये सब समझ में आया होगा। इनको पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट बोलेंगे। और जो हमने यहाँ पढ़ा कि जितनी भी रियल अकाउंट्स होंगे, रियल अकाउंट्स यानी मेरे सारे असेट्स जो होंगे चाहे टैंजिबल या इनटैंजिबल वो, और ऐसे पर्सनल अकाउंट्स जो अभी क्लोज नहीं हुए हैं, राम श्याम, नेचुरल, आर्टिफिशियल या पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स, वो सारे डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस, अगर डेबिट बैलेंस होगा तो असेट में चला जाएगा, क्रेडिट बैलेंस होगा तो लाइबिलिटी साइड में चला जाएगा। वो सब जो क्लोज नहीं हुए हैं सारे के सारे बैलेंस शीट में दिखाए जाएंगे। ठीक, मुझे एक स्नैपशॉट दिखाते रहेंगे कि ये बैलेंसेस बचे हुए हैं आपकी बिजनेस में। ठीक, अच्छा, तो देखिए ये भी एक बैलेंस शीट है, इसका स्नैपशॉट हम एक देखते हैं और समझते हैं कि ये सारे के सारे भी तो रियल अकाउंट्स ही हैं, सारे असेट्स हैं, टैंजिबल एंड इनटैंजिबल्स, और उसी से मिलकर ये बना हुआ है। वो रियल अकाउंट्स जो क्लोज नहीं हुए हैं वो सारे के सारे यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक, अब जैसे मान लीजिए प्लांट एंड मशीनरी है, ये ऐसा असेट है जो हर साल डिप्रिशिएट होता है, तो डिप्रिशिएट होते होते मान लीजिए उसकी लाइफ 5 साल है, तो अगले 5 साल तक ये मेरी बैलेंस शीट में रहेगा, और धीरे धीरे जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम इसका डिप्रिसिएशन डालते जाएंगे, इसकी वैल्यू कम होती जाएगी, बट अभी क्लोज नहीं होगी 5 साल तक। फिर 5 साल के एंड में ये मेरी बैलेंस शीट से हट जाएगा, क्योंकि ये एक ऐसा रियल अकाउंट हो जाएगा जिसका अकाउंट अब क्लोज हो चुका है डिप्रिशिएट होते होते। ठीक, आगे बात करते हैं। अब लाइबिलिटी साइड की को भी एक बार देख लेते हैं हम। लाइबिलिटी साइड में मैंने आपको बताया था हम कैपिटल लिखते हैं। कैपिटल मतलब वो अमाउंट जो कि जिसने ये बिजनेस स्टार्ट किया है, जो ओनर है, उसने अमाउंट कुछ लगाया होगा अपनी साइड से, वो यहाँ पर लिखते हैं। उसका इस साल का ओपनिंग बैलेंस कितना था वो लिखते हैं। ठीक, क्योंकि हम हर साल बैलेंस शीट बना रहे हैं तो ओपनिंग बैलेंस हर साल का लिखेंगे और उसमें ऐड करते जाएंगे नेट प्रॉफिट। अब हर साल जब मैं नेट प्रॉफिट ऐड करती जाऊंगी, इसका मतलब है कि मैंने जो इस साल में अपना नेट प्रॉफिट कमाया उसको मैं री इन्वेस्ट करती जा रही हूँ हर बार। ओके, और इसी से मेरा कैपिटल बढ़ता जाएगा। लेस ड्रॉइंग्स मतलब मैंने जो पैसे निकाल लिए अपने बिजनेस में से, अपने मे बी पर्सनल यूज़ के लिए मैं घर लेकर चली गई, 1 लाख लगाए थे उसमें से वापस लेके चली गई 30,000, तो वो 30,000 यहाँ से माइनस हो जाएंगे। फिर मेरे लोन्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, सैलरी क्रेडिटर्स, ये सब मुझे बता रहे हैं कि मुझे एक फ्यूचर में जाकर इनको वापस करना होगा इन लोगों को। ठीक, आप देख रहे होंगे कि ये भी पर्सनल अकाउंट्स है, बस यहाँ पर नाम नहीं लिखे हुए, बट दैट डजंट चेंज एनीथिंग, दैट डजंट चेंज द कॉन्सेप्ट। लोन्स के आगे मैं यहाँ पर बैंक का नाम लिख सकती हूँ कि इस पर्टिकुलर बैंक से मैंने लोन लिया था, या सैलरी क्रेडिटर्स में लिख सकती हूँ कि मैंने इनसे उधार पर सामान लिया था, XYZ इंसान से किसी भी सामान लिया था, या किसी पर्टिकुलर फर्म से, राम एंड कंपनी से मैंने उधार पर सामान लिया था, वो यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक, ओके, और बैंक ओवरड्राफ्ट के सामने मैं बैंक का नाम लिख सकती हूँ, वो कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा कि ये सारे के सारे पर्सनल अकाउंट्स हैं। ऑल्सो कैपिटल अकाउंट इज ऑल्सो पर्सनल अकाउंट, बिकॉज ये रिप्रेजेंट कर रहा है वो पैसा, उस इंसान को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसने, जो ओनर है, जिसने इस बिजनेस में पैसे
लगाए हुए हैं। ठीक, हमने इसको भी समझ लिया। वापस आ जाते हैं। अब ये दोनों पॉइंट्स हमें समझ में आ गए, ये ऑटोमेटिकली कवर हो गया इसी वाले पॉइंट में, एट ए स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम वाले में, कि जो बैलेंस शीट होती है वो एज एट यानी एक पर्टिकुलर डेट पे हम प्रिपेयर करते हैं, वो बैलेंसेस दिखाती है एक पर्टिकुलर डेट की, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाता है फॉर द ईयर, पूरी जर्नी ही दिखाता है एक ईयर की कि क्या रही इस पर्टिकुलर नॉमिनल अकाउंट की। ओके, फिर असेट्स एंड लाइबिलिटीज आइदर शोन इन ऑर्डर, कैन बी शोन इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंस और लिक्विडिटी। इसको भी अभी समझते हैं हम। जब हमको असेट समझ में आ जाएंगे ना कि नॉन करेंट क्या होते हैं, करेंट क्या होते हैं, एंड लाइबिलिटीज में भी नॉन करेंट एंड करेंट क्या होता है, तो हमको ये समझना बहुत ही ईजी हो जाएगा। चलिए अब आते हैं असेट्स एंड लाइबिलिटीज पर, बट सबसे पहले हम लाइबिलिटीज समझ लेंगे, उसके बाद असेट्स पर आते हैं। ठीक है, नाउ लाइबिलिटीज इज द लेफ्ट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। इसका मतलब क्या होता है? लाइबिलिटी का मतलब होता है जब मुझे किसी को कुछ पैसे पे करने हैं फ्यूचर में, मेरे जेब से पैसे जाने हैं, उसको मैं लाइबिलिटी बोलूँगी। ओके, दिस इज द सिंपल मीनिंग ऑफ लाइबिलिटी, कि मेरे जेब से पैसे जाने हैं फ्यूचर में, कुछ मेरा आई ओ समथिंग टू एनीबडी, तो दैट इज लाइबिलिटी। इसके 3 क्लासिफिकेशंस होते हैं। ओके, नाउ क्लासिफिकेशंस क्या है और किस बेसिस पर है ये हम देख लेते हैं। अभी देखिए, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाती हूँ कि सपोज आज है 31 मार्च 2023। अब किस चीज़ को नॉन करंट बोलना है और किसको करंट बोलना है, देखिए कैसे देखना है। मैं यहाँ पर खड़े होकर देखूंगी कि जो पैसा मुझे पे करना है, जो लाइबिलिटी मेरी है, क्या मुझे वो विद इन 1 ईयर पेमेंट करना है? अगर तो मुझे उसे विद इन 1 ईयर पे करना है तो वो मेरा हो गया करेंट लाइबिलिटी। ठीक है, और अगर मुझे उसे विद इन 1 ईयर नहीं पे करना है तो वो हो गया नॉन करेंट लाइबिलिटी। सिंपल सा मतलब ये है, इस डेट से 1 ईयर तक मैं देखूंगी, अगर पेमेंट करना है विद इन 1 ईयर तो इट इज करेंट लाइबिलिटी, अदरवाइज इट इज नॉन करेंट लाइबिलिटी। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। देखिए क्या एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, लॉन्ग टर्म लोन्स, बोरोइंग्स और डिबेंचर्स। ठीक, जैसे कि मैं बैंक के पास गई, मुझे कुछ असेट खरीदना था। सपोज करिए कि मुझे लैंड खरीदना था और फिर मुझे उस पर बिल्डिंग बनवानी है, अपनी फैक्ट्री बिल्डिंग बनवानी है, और उसमें लगना है बहुत सारा इन्वेस्टमेंट, राइट। लैंड एंड बिल्डिंग दोनों ही बहुत ही ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स वाली असेट्स हैं। तो मुझे जब ये लेना है, मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, बैंक के पास जा सकती हूँ और एक लॉन्ग टर्म लोन ले सकती हूँ। सपोज 1 करोड़ रुपीज़ मुझे लगने हैं इस पूरे काम में, तो मैं बैंक के पास गई और मैंने कहा बैंक से कि मुझे 1 करोड़ रुपीज़ चाहिए। बैंक ने वो लोन सैंक्शन कर दिया और मुझे उसे रीपे करना है, सपोज करिए 5 ईयर्स में। तो अब अगर मैं अब इस साल के एंड पे 31 मार्च को खड़ी होकर देखूंगी कि मुझे ये लोन रीपे कब करना है, तो लोन तो रीपे 1 साल के बाद करना है मुझे। ठीक, तो इसीलिए मैं उसको नॉन करेंट लाइबिलिटी बोल दूंगी। इस तरीके से आप क्लासिफाई करेंगे। और अगर ऐसा कुछ होता कि जैसे मैंने 50,000 रुपीज़ का लोन लिया हुआ है और बैंक ने मुझे बोला कि 6 मंथ्स में उसको आप वापस कर देना, तो फिर वो करेंट लाइबिलिटी हो जाएगी। इस साइड पे आ जाएगी, मुझे वो बैंक को विद इन 1 ईयर वापस करनी है 6 मंथ्स में। ठीक, एग्जाम्पल्स भी हमने देख लिए। ये एक लाइन जो बची है वो पढ़ लेते हैं। फंड्स फ्रॉम दीज रिसोर्सेज आर यूज फॉर परचेजिंग लॉन्ग टर्म असेट्स। अब क्या होता है कि नॉन करेंट लाइबिलिटीज यानी कि ये जो बड़े बड़े लोन्स होते हैं वो मैं लॉन्ग टर्म असेट्स को ही बनाने के लिए लूँगी। मतलब कि कोई बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट्स यानी लैंड बिल्डिंग वगैरह को बनाने के लिए, जो कि मेरी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाने में मेरी हेल्प करेंगे, उन्हीं के लिए मैं ये बड़े बड़े लोन्स लेती हूँ, क्योंकि ये बहुत ह्यूज अमाउंट्स हैं और इन ह्यूज अमाउंट्स को मैं ह्यूज असेट्स के लिए ही खर्च करूँगी। ह्यूज असेट्स मतलब जो लॉन्ग टर्म तक मेरा साथ देंगे और मेरी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाते रहेंगे साल दर साल। यानी कि लैंड और बिल्डिंग अगर मैंने बनाई, कंस्ट्रक्ट कर दी और उसमें मशीनरी एक इंस्टॉल कर दी और लोन लेके, तो क्या होगा, इससे मेरा प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा, अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, है ना। और वो पैसा मेरा लॉन्ग टर्म तक फंसा भी रहेगा उसमें। धीरे धीरे जब उस अर्निंग कैपेसिटी के बढ़ने से मैं अर्न करने लगूंगी पैसे, तो मैं इस लोन को धीरे धीरे लौटा सकती हूँ उसी पैसे से। आई होप आपको समझ में आया कि लॉन्ग टर्म
लाइबिलिटीज़ को ही लॉन्ग टर्म असेट्स को बनाने में क्यों यूज़ किया जाता है। ओके, अब एक बार इधर देख लेते हैं। ये वही लाइन है कि इसको हमें पे करना होगा विद इन 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर। 31 मार्च पर खड़े होकर देखेंगे, अगर विद इन 1 ईयर है तो करंट लाइबिलिटी हो गई। ओके, अब ओनर्स कैपिटल की बात करते हैं। ये वो कैपिटल है जो कि मैंने आपको इससे पहले भी अभी समझाया था कि ओनर्स कैपिटल होता है जो पैसा अगर मेरी कंपनी है तो मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कुछ थोड़ा बहुत पैसा लगाया होगा, कुछ धनराशि तो मैंने लगाई ही होगी, तो वो अमाउंट जो है वो प्रोप्राइटर्स का, ये प्रोप्राइटर मतलब जो ओनर होता है उसका, तो कंपनी का नहीं है वो पैसा, राइट। कंपनी एंड जो ओनर होता है ये अलग अलग एंटिटीज हैं, एंड कंपनी के ऊपर ये एक तरीके से लोन तो नहीं कहा जाएगा, बिकॉज लोन क्या होता है देखिए, जो मुझे कुछ टाइम में वापस करना पड़े किसी को। लेकिन अब अगर कंपनी ही मेरी है, सपोज करिए, ठीक है, आई एम एन इंडिविजुअल एंड मैंने कंपनी खोली है, मैंने उसमें कुछ पैसा लगाया है, वो पैसा मुझे कब वापस मिलेगा? वो पैसा मुझे तब वापस मिलेगा जब ये कंपनी बंद होने वाली होगी एंड सबको उनका पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा कि हाँ भाई आपने पैसा लगाए थे इस कंपनी में, और वो पैसा उनको वापस मिल रहा होगा, तो मुझे भी मिल जाएगा उस वक्त पे। उससे पहले मैं अपनी ही कंपनी से वो पैसे जनरली वापस नहीं लूँगी जो मैंने स्टार्टिंग में लगाए हुए थे, वो पूंजी वापस नहीं लूँगी। तो एक तरीके से ये फिर भी ये पैसा वो है जो कंपनी ओ करती है किसको? टू द प्रोप्राइटर, टू द ओनर। ओके, now also it includes all the undistributed profits and reserves। मतलब कि मैंने आपको दिखाया था कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का रिजल्ट होता है, प्रॉफिट या लॉस, वो हम क्या करते हैं, जाकर बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड या माइनस कर देते हैं। ठीक, प्रॉफिट होता है तो ऐड एंड लॉस होता है तो माइनस कर देते हैं। तो वो एक तरीके से अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स होते हैं कंपनी के, कि मैंने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करे। आपने सुना होगा डिविडेंड्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं कंपनी में, तो वो प्रॉफिट्स जो है ना वो मैंने डिस्ट्रीब्यूट ना करके अपने ही बिजनेस में री इन्वेस्ट कर दिया कि छोड़ो क्या हम इसको बांटेंगे लोगों को, अब इसको ही हम और अपनी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए बिजनेस में ही और लगा देते हैं। ओके, तो वो हो गए अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स। सो इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ओनर्स कैपिटल। वो प्रॉफिट मैंने यहाँ ऐड किया था ना, वही बात हो रही है। देन इट इज इक्वल टू नेट असेट्स, यानी कि टोटल असेट्स माइनस लाइबिलिटीज। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये बनती थी मेरी बैलेंस शीट, ठीक है, यहाँ पर मैं लिखती थी लाइबिलिटीज, यहाँ पर मेरे असेट्स आते थे। अब मेरा कैपिटल आएगा और जो लाइबिलिटीज होती हैं वो आएंगी एंड मेरे असेट्स आ जाएंगे इस साइड पर। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो कैपिटल क्या हुआ, असेट्स माइनस लाइबिलिटीज। अगर मैं ये और ये हटा दूं, मतलब अगर मान लीजिए कि कैपिटल मेरा था 500 और ये था मेरा 700, तो मेरी बैलेंस शीट जब मैच होगी तो ये इसी तरह तो होगी ना। तो क्या हुआ, 1200 माइनस 700 हो गया 500। ओके, तो आपको ये समझ में आया, ये नेट असेट्स है। नेट असेट्स मतलब क्या होता है, टोटल असेट्स माइनस लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज में सिर्फ ये वाली लाइबिलिटीज आएंगी, कैपिटल नहीं आएगा, वरना तो जीरो ही हो जाएगा। ठीक है, टोटल असेट्स माइनस लाइबिलिटीज। चलिए, ये पॉइंट भी हमको समझ में आ गया। अब हमें नॉन करेंट लाइबिलिटीज, करेंट लाइबिलिटीज एंड ओनर्स कैपिटल तीनों समझ में आ चुके हैं। तो अब हम वापस आते हैं अपने असेट्स को समझने। देखिए, असेट क्या होते हैं। अब हमने लाइबिलिटीज़ का मतलब समझा कि अगर हमें कहीं से पैसे हमें देने हैं किसी को, तो वो मेरी लाइबिलिटी हो गई। अगर कोई ऐसी चीज़ है जिससे कि मुझे पैसे इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलने हैं, इकोनॉमिक बेनिफिट्स मतलब पैसे मिलने हैं फ्यूचर में, तो उसको मैं अपना असेट बोल दूंगी सिंपल भाषा में। ठीक है, तो अब असेट की भी दो क्लासिफिकेशंस हैं, नॉन करेंट असेट एंड करेंट असेट। तो स्टार्ट करते हैं नॉन करेंट असेट से। क्या होती हैं ये? देखिए, लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज होती हैं बिजनेस की, मतलब ये लॉन्ग टर्म तक मेरा साथ निभाने वाली है आगे अर्न करने में। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मैंने लैंड, बिल्डिंग एंड वो जो मेरी मशीनरी थी वो मैंने इंस्टॉल कराई एक जगह पर। तो अब क्या होगा, इससे मेरी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है, मेरा प्रोडक्शन बढ़ता है। तो
और ये लॉन्ग टर्म तक मुझे जो है वो बेनिफिट्स देता रहेगा, क्योंकि लैंड, बिल्डिंग और मशीनरी ये कोई एक साल में ख़राब होने वाली चीज़ें नहीं है, ये सालों साल बनी रहेंगी एंड मुझे इनसे बेनिफिट्स मिलते रहेंगे। तो ये हो गई लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज। वेयर एज करंट असेट्स क्या होते हैं, ज़रा एक बार एग्जाम्पल्स में देखिए। अनसोल्ड गुड्स, जो आप क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं ना अपने ट्रेडिंग अकाउंट में, एंड बैलेंस शीट में भी क्लोजिंग स्टॉक आता है, तो ये क्या होता है, ये वो सामान है बेसिकली जो कि मैं इस साल में सेल नहीं कर पाई, 31 मार्च तक भी, इस साल के एंड तक सेल नहीं कर पाई पूरे, लेकिन मैं इनको नेक्स्ट ईयर तो सेल कर लूँगी, है ना। तो नेक्स्ट ईयर ये मुझे इकोनॉमिक बेनिफिट यानी कि पैसे देने वाले हैं। तो पैसे तो मेरे पास इन दोनों ही केसेस में आ रहे हैं, बस फ़र्क क्या है, यहाँ पर मैं उसी स्टॉक को बेच रही हूँ। यानी कि अगर मैं पेन्स बनाती हूँ तो मैं पेन्स को सेल कर रही हूँ, यहाँ पे मैं उस मशीनरी को सेल नहीं कर रही जिससे मैं पेन बनाती हूँ। वो मशीनरी इस साइड पर आ जाएगी नॉन करेंट असेट पर, वो फैक्ट्री बिल्डिंग नॉन करेंट असेट की साइड में आ जाएगी, लेकिन जो पेन है वो इस साइड पर आ जाएगा। समझ गए आप, वो पेन मेरा स्टॉक है, वो ही मेरा बिजनेस है, उसको सेल करना। ओके नाउ, वही मैंने आपको बात बताई, इट इज़ यूज इन ऑपरेटिंग बिजनेस, यानी कि मशीनरी मेरी हेल्प कर रही है बिजनेस को ऑपरेट करने में। वेयर एज जो करेंट एसेट होता है उसको मैं कंज्यूम कर ले रही हूँ इन बिजनेस ऑपरेशंस, मतलब मैं उसी को सेल करके अपना बिजनेस लेकर आ रही हूँ, पैसे लेकर आ रही हूँ, कंज्यूम हो जाता है वही चीज़ इन बिजनेस ऑपरेशंस। ओके ना, यूजिंग लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज ही हम इनको परचेज करते हैं। मतलब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था अभी पिछली स्लाइड में कि जो मेरे नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ होते हैं उन्हीं की हेल्प से मैं क्या करती हूँ, ये अपने जो ह्यूज इन्वेस्टमेंट वाले असेट्स हैं इनको मैं परचेज करती हूँ, जो मेरी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाने में मेरी हेल्प करते हैं। इनको मैंने रीसेलिंग के लिए नहीं खरीदा हुआ, इन असेट्स को अपनी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए इन परचेज किया हुआ है। ओके और अच्छा, अब एक सिनेरियो इमेजिन करिए कि मैंने किसी से मान लीजिए कुछ 5 लाख रुपए उधार ले लिए कि मुझे एक लैंड खरीदना है, उसने मुझे कहा तुम 6 महीने में वापस कर देना, ठीक है। अब लैंड तो मैंने परचेज कर ली, मतलब कि वो जो 5 लाख रुपए उसने दिए थे वो मैंने लैंड परचेज करने में तो लगा दिए, और उस पर मैंने फैक्ट्री भी बनाई, लेकिन प्रोडक्शन इतनी जल्दी स्टार्ट नहीं होगा कि 6 महीने में ही मैं प्रोडक्शन करके उसको बेच के उसको वो पैसे लौटा सकूं, ठीक। तो तो ये शॉर्ट टर्म एक जो मैंने लोन लिया हुआ था, इसको अगर मैं लॉन्ग टर्म किसी असेट में लगा देती, यानी कि लैंड खरीदने में लगा देती अगर, तो सोचिए नुकसान हो जाता कि मैं उस इंसान को पैसे वापस ही नहीं कर पाती, क्योंकि भाई मेरे पास है ही नहीं पैसे उसको वापस करने के लिए। उसने जो पैसे दिए थे मैंने लैंड खरीदने में लगा दिए, अब प्रोडक्शन होने में तो टाइम लगेगा ना, आई कांट गिव इट बैक इन 6 मंथ्स, इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस। तो इसीलिए ये आपको समझना ज़रूरी है क्यों हम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ को ही लगाते हैं इन परचेजिंग लॉन्ग टर्म असेट। ओके, क्योंकि वो पैसे लॉक हो जाते हैं फिर लॉन्ग टर्म के लिए। तो ऑल इन ऑल मैं क्या कह सकती हूँ कि जो नॉन करेंट असेट होते हैं ना, उसको मैं इजीली कैश में रियलाइज नहीं कर सकती विद इन 1 ईयर, ऐसा माना जाता है नॉन करेंट असेट के लिए। वेयर एज इन करेंट असेट मैं ये मानती हूँ कि 1 साल के अंदर अंदर मैं इसको रियलाइज कर सकती हूँ इन कैश, इसका इकोनॉमिक बेनिफिट मुझे विद इन 1 ईयर मिल सकता है। जैसे आपने देखा ना कि यहाँ पे एग्जांपल में देखिए, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ये ऐसे आइटम्स नहीं है जो मैं बहुत इजीली जाकर बेच दूँ, बट मैं अपने डेटर से पैसे मांग सकती हूँ, विद इन 1 ईयर मुझे वो रियलाइज हो जाएंगे। बैंक बैलेंस, कैश, इन सबको माना जाता है कि लिक्विड असेट्स हैं, ठीक है, और इनको रियलाइज करना ईजियर है दैन दीज। ओके, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फिक्स्ड असेट्स में। यहाँ पर एक बात और क्लियर कर दूं मैं आपको कि कई ऑथर्स ऐसे होते हैं जो नॉन करेंट असेट एंड फिक्स असेट के बीच में कोई डिफरेंस नहीं मानते, वो मानते हैं कि इनको इंटरचेंजेबली हम यूज़ कर सकते हैं, दीज आर वन एंड द सेम। लेकिन कुछ ऑथर्स ऐसे होते हैं जो मानते हैं कि फिक्स असेट्स इज़ अ पार्ट ऑफ नॉन करेंट असेट, मतलब फिक्स असेट के अलावा और भी नॉन करेंट असेट होते हैं। तो इसके अलावा और क्या नॉन करेंट असेट हो सकते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ कि जैसे गवर्नमेंट जो होती है ना, कभी कभी क्या होता है, जब गवर्नमेंट को कुछ फंड्स की ज़रूरत होती है किसी पुल के कंस्ट्रक्शन के लिए या फिर किसी भी रोड के कंस्ट्रक्शन के लिए, फॉर XYZ एनी मैटर, तो क्या करती है वो सिक्योरिटीज़ निकालती है, सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट्स, और आपसे बोलती है कि ये सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट, ये पेपर आप अपने पास 5 साल तक रखिए, मुझे आप 5 लाख रुपए दे दीजिए, ठीक है।
और उस 5 लाख रुपए को मैं आपको 5 साल बाद वापस कर दूंगी विद इंटरेस्ट। ठीक, तो अब क्या हुआ, आपने अपने पैसे दे दिए, एक तरीके से आपका इन्वेस्टमेंट हो गया गवर्नमेंट को। ठीक, और 5 साल बाद क्या होने वाला है, आपको वो पैसे आपके वापस मिलने वाले हैं। तो वो जो इकोनॉमिक बेनिफिट है वो आपको, अगर आप 31 मार्च को खड़े होकर देखें, 31 मार्च 2023 जब आप अपनी बैलेंस शीट बनाने बैठे हैं, आप देखेंगे कि मुझे इसका बेनिफिट कितने साल में मिल रहा है, तो पता चलेगा 5 साल बाद। तो ऑब्वियसली आप उसको नॉन करेंट असेट मान लेंगे। ठीक है ना, कई ऑथर्स जो होंगे जो इसी इन्वेस्टमेंट को फिक्स्ड असेट का ही पार्ट मान लेंगे। तो इसमें बहुत डिबेट हो सकती है, बट द कॉन्सेप्ट रिमेन्स द सेम कि ये वो असेट्स हैं जो आप इजीली कैश में रियलाइज नहीं कर सकते। आप गवर्नमेंट के पास नहीं जा सकते वो सिक्योरिटी लेकर कि मुझे मेरे पैसे वापस कर दीजिए, बीच 5 साल पूरे होने से पहले आप नहीं जा सकते। ओके, चलिए, तो आप इसकी टेंशन ना लेते हुए आप ये मान लीजिए कि ये दोनों अभी के लिए सेम है। फॉर योर, एट योर स्टैंडर्ड इट इज़ फाइन टू अज्यूम दैट। ठीक, चलिए, एंड ये मैं आपको बता रही हूँ, आपके टीएस ग्रेवाल में भी इसी तरीके से दिया हुआ है, एंड आपकी एनसीईआरटी में भी यही टर्म दे रखा है, फिक्स्ड एसेट। ओके, सो आप इसी को कंसिडर करिए फिक्स्ड एसेट। आप मान लीजिए ये नहीं है, फिक्स्ड एसेट मान लीजिए इसको। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। टैंजिबल एसेट क्या होते हैं? टैंजिबल एसेट, मैंने आपको टैंजिबल रियल अकाउंट्स के बारे में बताया था कि इट कैन बी सीन एंड टच। वो जो असेट्स होंगे उनको ही मैं टैंजिबल असेट बोलूँगी। इसका एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर हो सकते हैं। फिर आते हैं इनटैंजिबल असेट पे। इनटैंजिबल असेट को ना मैं देख सकती हूँ ना मैं छू सकती हूँ। ओके, इसके कुछ एग्जांपल्स ये हैं, गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स। नाउ पेटेंट, कॉपीराइट्स एंड ट्रेडमार्क्स मैं आगे आपको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगी। अभी हम गुडविल को समझ लेते हैं। ये गुडविल क्या होती है? गुडविल का मतलब बेसिकली होता है जो नाम कमाया गया है, जो रेप्यूटेशन कमाई गई है आपके बिजनेस के थ्रू। अच्छा, अभी गुडविल को समझते हैं एक सिंपल से एग्जांपल से। सपोज कि ये मिस्टर ए हैं और ये ओन करते हैं एक स्वीट शॉप इनकी है। ओके, अब क्या हुआ, मिस्टर बी आते हैं सीन में और मिस्टर बी की भी एक स्वीट शॉप है। ये मिस्टर बी और इनकी भी अपनी लोकेलिटी में एक स्वीट शॉप है। ना मिस्टर ए इस स्वीट शॉप को बहुत साल से एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में चला रहे थे और उनके बहुत सारे कस्टमर्स भी बन चुके थे। बहुत अच्छी उनकी वहाँ पे लोग उनको बहुत अच्छा मानते थे कि यहाँ पे बहुत अच्छी स्वीट्स मिलती हैं, तो उनका नाम था बहुत वहाँ पर। अब क्या होता है, मिस्टर बी आते हैं इनके पास एक ऑफ़र लेके कि मैं आपकी स्वीट शॉप को ख़रीदना चाहता हूँ, मैं एक्सपैंड करना चाहता हूँ। तो मिस्टर ए भी बहुत बूढ़े हो चले थे और उन्होंने सोचा कि अब मैं इस स्वीट शॉप को नहीं संभाल पाऊंगा, ना मेरे आगे कोई है इसको संभालने वाला। तो मिस्टर ए मान जाते हैं कि मैं आपको ये बिजनेस देने को तैयार हूँ अपना। अब क्या होगा, मिस्टर बी को ना सिर्फ इनकी ये शॉप मिल जाएगी और उस शॉप में जितना भी सामान होगा वो मिल जाएगा, इसके अलावा मिस्टर बी को एक और चीज़ मिलेगी कि मिस्टर ए ने जो नाम कमाया है अपनी लोकेलिटी में, तो उसी को हम गुडविल बोलते हैं कि मिस्टर ए की एक बहुत अच्छी गुडविल एस्टैब्लिश हो चुकी थी अपनी लोकेलिटी में। और जब मिस्टर बी अब इनकी शॉप को टेक ओवर करेंगे तो उसका फ़ायदा मिस्टर बी को भी तो मिल जाएगा ना, एंड इनके कस्टमर्स जो मिस्टर ए के थे वो भी मिस्टर बी को ही मिल जाएंगे। तो मिस्टर ए ने जो इतनी मेहनत से ये सारे कस्टमर्स को अपने कमाया था, वो अब उसका फ़ायदा मिस्टर बी को भी मिलने लगे और उसी को हम गुडविल बोलते हैं कि मिस्टर ए की गुडविल एस्टैब्लिश थी मार्केट में, जिसको अब मिस्टर बी ने ले लिया। तो ये भी एक, और जब मिस्टर बी इनके बिजनेस को अक्वायर करेंगे ना अपने पास, तो एक गुडविल नाम का जो है असेट क्रिएट हो जाएगा मिस्टर बी के बुक्स में। ओके, मतलब कि सारे के सारे असेट जो इनसे लिए उन सब, इनकी शॉप, इनका लैंड, सब कुछ के साथ साथ में गुडविल भी आ जाएगी। आई होप यू अंडरस्टूड इट। ओके, एक बार इसको कंप्लीट कर लेते हैं। आप देखिए क्या है यहाँ पर कि परचेज, जो करंट एसेट होता है उनको हम कैसे परचेज करते हैं, शॉर्ट टर्म रिसोर्सेज को यूज़ करके। तो मैंने आपको बताया था ना कि जो 5 लाख रुपए का लोन मैंने सपोज करिए कहीं से लिया एंड 6 महीने में मुझे उसका लौटाना है,
और अगर मैंने उसे सिंपली कोई अपने गुड्स खरीद लिए, प्लास्टिक खरीद लिया पेन्स बनाने के लिए, तो मैं कुछ ही महीने में वो प्लास्टिक से पेन्स प्रोड्यूस करूँगी और उनसे जो पैसे मिलेंगे उस को मैं रीपे कर दूँगी। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि शॉर्ट टर्म जो रिसोर्सेज मेरे पास है, यानी कि जो मेरी करंट लायबिलिटीज़ हैं, उनसे मैं करंट एसेट्स ही परचेज करूँ, ना कि उनको इधर लॉन्ग टर्म असेट्स में फंसा दूँ पैसे उनके। ओके, नाउ दीज असेट्स आर सोल्ड फॉर अर्निंग प्रॉफिट्स। हमने क्या देखा कि यहाँ पर तो मैं लैंड को यूज़ कर रही थी प्रोडक्शन करने के लिए, पर यहाँ पर मेरा जो ये गुड्स हैं, इन्हीं को मैं सेल कर देती हूँ फॉर अर्निंग प्रॉफिट्स। ओके, इनको ही मैंने सेल कर दिया जिससे कि मेरा सेल्स हो जाए। अब ना सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक, और भी कुछ चीज़ें आती हैं इसमें करंट असेट्स में। करंट असेट बेसिकली मैंने आपको बताया ना कि एक साल के अंदर अंदर मेरे पास अगर कहीं से पैसे आने की संभावना है तो वो मेरा असेट है। अब डेटर भी जो होते हैं वो क्या होते हैं, मेरे से जो सामान लोग उधार पर लेके गए हुए हैं, वो मुझे जब पैसे जनरली एक ही साल के अंदर अंदर में ऑपरेटिंग साइकिल चलेगी एंड वो मुझे मेरे पैसे आकर लौटा देंगे, तभी तो मैं उनको दोबारा माल सप्लाई करूँगी ना। कि मुझे विश्वास कैसे होगा, वरना अगर वो मेरा पेमेंट इतने दिन तक डिले करके रखेंगे तो वो जल्दी मेरा पैसा वापस करते हैं जनरली डेटर्स जो होते हैं। ओके, फिर आते हैं बैंक बैलेंस एंड कैश इन हैंड। ये तो हमेशा लिक्विड फॉर्म में होता है, मतलब कि जब मेरा मन आया मैं अपने बैंक में से कैश निकाल सकती हूँ और एक तरीके से मुझे पैसे मिल गए ना, तो उसके लिए मुझे कोई एक साल से ऊपर का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, तो वो भी मेरा एक तरीके से करंट एसेट ही हो गया और कैश तो मेरे हाथ में रहता ही है। ठीक, तो ये हमने करंट एसेट भी सारे कवर कर लिए हैं। अब एक बार मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। पेटेंट, कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क के बीच में डिफरेंस होता है थोड़ा सा। ये बहुत ही इंटरचेंजेबली अक्सर लोग यूज़ कर लेते हैं अकाउंट्स में, पर ऐसा नहीं चलेगा क्योंकि आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, आपको इसको पता होना चाहिए इसके बारे में अच्छे से। तो अभी देखिए, सबसे पहले हम ट्रेडमार्क समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये है पेप्सी के लोगो हैं बेसिकली। ठीक है, जब भी आप पेप्सी याद करते हो तो आपको सबसे पहले इस टाइप का एक लोगो याद आता है। लोगोज जो है वो कंपनीज चेंज कर सकती हैं, जैसे आप देख सकते हैं 2008 से 2022 तक इन्होंने ये लोगो चलाया और फिर 2023 में अगर आज की डेट में पेप्सी का लोगो ये है। तो लोगो जो होता है ना वो हम ट्रेडमार्क करा सकते हैं। मतलब क्या कि मैं एक तरीके से ये पेप्सी की आइडेंटिटी है, अगर इसको कोई और XYZ कंपनी यूज़ करके बोलने लगे कि यहाँ पर मान लीजिए कि किसी कंपनी ने यही लोगो यूज़ किया और उसमें लिख दिया, तो क्या होगा ना कि कस्टमर्स उतना ज़्यादा याद नहीं रख पाते चीज़ें। तो अक्सर क्या होता है कि इस पेप्सी की आड़ में ना ये लोग जो हैं इस तरीके से यहाँ पर पेप्सी लिख के अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं एंड लोगों को उतना पता नहीं चलेगा। तो एक तरीके से पेप्सी ने जो अपना नाम बनाया हुआ है मार्केट में, उसको कोई और यूज़ ना कर ले, इस लोगों को कोई और इस्तेमाल करके इससे अनड्यू बेनिफिट ना उठा सके, इसलिए इसे ट्रेडमार्क कराया जाता है। मतलब अगर पेप्सी को दिखाई दिया कि कहीं पर भी किसी ने इस तरीके का लोगो यूज़ किया हुआ है और अपना प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश कर रहा है उनके नाम से, तो क्या होगा कि पेप्सी इनके ऊपर केस कर सकती है, नोटिस भेज सकती है इनको। तो वो होता है ट्रेडमार्क, यानी कि लोगो, सिंबल्स, कोई पर्टिकुलर इन चीज़ों को कोई और ना यूज़ कर सके, तो उसके लिए ट्रेडमार्क कराया जाता है। ठीक, वेयर एज अब देखिए पेटेंट क्या होता है। अब पेप्सी का हमने लोगो की बात तो कर ली, पेप्सी का जो फॉर्मूला है पेप्सी बनाने का, वो भी पेप्सी ने बहुत सालों से संभाल कर रखा हुआ है एंड उस फॉर्मूले को कोई ऐसे यूज़ नहीं कर सकता। पहली बात तो बहुत लोगों को पता ही नहीं है, लेकिन जो फॉर्मूला है ना वो पेटेंट करा रखा है सरकार से, यानी कि अगर किसी ने वैसा प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करी, उनका फॉर्मूला चुराने की कोशिश करी ना, और तो क्या होगा, फॉर्मूला चुरा के सपोज करिए किसी ने बिल्कुल पेप्सी जैसा एग्जैक्ट प्रोडक्ट बना दिया और सेल करने लगा मार्केट में, तो इससे तो पेप्सी को नुकसान होने लगेगा ना। तो क्या होगा, इन्होंने अपना पेटेंट करा लिया कि भाई इसको कोई भी चुरा ना सके। ओके, और अगर किसी ने चुराने की कोशिश करी तो ये उनके ऊपर केस भी कर सकते हैं पेप्सी वाले। ओके ओके, तो इसके अलावा और क्या क्या पेटेंट करा सकते हैं, कोई भी साइंटिफिक इन्वेंशंस हुई या फिर कोई भी ऐसी न्यू इन्वेंशन करा, किसी ने भी कोई मशीनरी इन्वेंट करी, तो वो सारी चीज़ों का भी पेटेंट कराया जा सकता है। नेक्स्ट आता है कॉपीराइट। अब कॉपीराइट क्या है,
ऑथरशिप किसी भी चीज़ की, सपोज किसी ने कोई नॉवेल लिखी है तो उसको कॉपीराइट कराया जाता है। किसी ने कोई म्यूज़िक बनाया, कोई धुन बनाई, उसको कॉपीराइट कराया जाता है, या लिरिक्स लिखी उसको, या फिर किसी ने कोई पेंटिंग बनाई, सपोज एम.एफ. हुसैन की कोई पेंटिंग है तो उसको, ये चीज़ें जो है वो ओरिजिनल ऑथर की ही रहेंगी एंड इनको रिप्रोड्यूस करने का राइट भी ऑथर के ही पास रहेगा। कोई और इसकी कॉपियां बना बनाकर सेल नहीं कर सकता। अगर करता है तो वो इलीगल है, अगर वो कॉपीराइटेड है तो। ठीक है, ये भी हमारा कवर हो जाता है। तो आई होप आपको डिफरेंस समझ में आया होगा बिटवीन कॉपीराइट, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क। ठीक है, दिस इज फॉर स्लोगन्स एंड ब्रांड्स, दिस इज for scientific inventions or any other kind of inventions or formulae, and this is for any original work of authorship. ठीक, चलिए, तो असेट्स भी हो गए, लायबिलिटीज एंड ये सारी चीज़ें हमने कवर कर ली। अब एक बार हम सिंपली देख लेते हैं इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस एंड इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। जब हम बनाते हैं बैलेंस शीट तो उससे हमारा मतलब क्या है। इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस मतलब ऐसे असेट्स को हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे, असेट साइड की बात करिए पहले, जो कि हमारे पास लॉन्ग टर्म के लिए रहने वाले हैं। किसी भी और बिजनेस की जिसको मैंने परचेज किया उसकी गुडविल या लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, ये सब लॉन्ग टर्म के लिए रहते हैं। और सबसे लास्ट में हम सबसे लिक्विड चीज़ जो है वो लिखेंगे। लिक्विड चीज़ सबसे ज़्यादा मतलब कि जो कैश में कन्वर्ट होने में जिसमें सबसे कम से कम टाइम लगे वो सबसे ज़्यादा लिक्विड असेट होता है। तो अपने गुड्स को बेचकर मैं कन्वर्ट कर सकती हूँ कैश में, अपने डेटर से मैं अपने पैसे वापस मांग सकती हूँ। और सबसे ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में कौन है, कैश इन हैंड। ठीक, वो तो ऑलरेडी कैश में ही है। ठीक, तो यहाँ पर हमने असेट साइड समझ ली इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंस। सबसे ऊपर, सबसे जो हमारे सबसे डिफिकल्ट है जिनको कन्वर्ट करना इनटू मनी, इनटू कैश, वो सबसे ऊपर आएंगे। फिर यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर भी सबसे मुश्किल क्या है कि कैपिटल वापस करना। मैंने क्या कहा था, कैपिटल तब वापस होता है जब कोई कंपनी बंद होती है एंड पैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं उन लोगों में जिन्होंने पैसे लगाए थे इस कंपनी में, तब उनको पैसे मिलता है। तो सबसे ऊपर उसका नाम हो गया इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंस, ये परमानेंट हो गया एक तरीके से। लोन्स भी बहुत देर में हमको रिटर्न करने होते हैं। फिर बैंक ओवरड्राफ्ट थोड़ा जल्दी 1 साल के विदिन करते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स जो होते हैं उनको भी जल्दी ही हमें रिटर्न करना होता है। ओके, अब आते हैं ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। इट इज़ उसका जस्ट उल्टा है वो चीज़। ठीक, ये भी आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी है, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। तो हमने सारे के सारे एस्पेक्ट्स बैलेंस शीट के आज कवर कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कोई ऐसा क्वेश्चन हम कवर कर लें जिसमें ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट सब कुछ बनाना हो। ठीक है, विदाउट एडजस्टमेंट्स पहले करेंगे, देन नेक्स्ट क्लास में एडजस्टमेंट सीखेंगे एंड देन उसके क्वेश्चंस करेंगे। ओके, so thank you for listening and please like, subscribe and share my channel, and कोई भी आपके feedback हो तो please do share it with me. Thank you so much.